दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यह हिंदी साहित्य की परंपरा की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने आपको बहुत से विद्वानों और उसके ग्रंथ के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, जैसे गारसा ततासी का ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी। उसके बाद अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें तो उनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जॉर्ज ग्रिसन की कृति को, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। थे मिश्र बंधु के बारे में, जिनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इन सब के बाद अब बारी आती है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे प्रमुख आचार्य की, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, पहले ही पॉइंट क्या है कि शुक्ल जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक, इस ग्रंथ का ही नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी नाम से हम लोग आज भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और आज भी मैं आपको इसी चीज़ पे चर्चा कर रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है और ये उनके ग्रंथ का भी नाम है। दोस्तों, इसका प्रकाशन 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। यह एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, शुक्ल जी का ये ग्रंथ अब तक का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक कहने से ही तात्पर्य हो रहा है दोस्तों कि इसके अंदर जितने भी तथ्य दिए हुए हैं, जितनी भी जानकारी दी हुई वो सटीक है, उसका सत्य होना स्वाभाविक है। मतलब ये जितने भी इस ग्रंथ के अंदर बातें कही गई है वो 100% सत्य है और उसका क्या है, प्रमाण मिला है। प्रमाण मतलब होता है बच्चों सबूत। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में बहुत से तथ्यों को लिखा, पर कब लिखा, जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो क्या है, 100% सत्य है। उन्हीं को उन्होंने अपने ग्रंथ में जगह दी। अगर इससे आगे की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में है, शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन विस्तार से किया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग शुक्ल जी के ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करूं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि शुक्ल जी ने आज से 900 वर्ष पहले के जितने भी इतिहास हुई, जितने भी हिंदी साहित्य के ग्रंथ रचित किए गए, जिनके द्वारा रचित गए, किस स्थिति में रचित किए गए, इन सारे चीज़ों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है, जिनके कारण उनका यह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोस्तों, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो शुक्ल जी ने इसके कालखंड को 4 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज भी जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग इसको 4 भागों में ही पढ़ते हैं। पहला तो आप सबको पता है, वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। ये चारों कालों का जो नामकरण है ये शुक्ल जी द्वारा किया गया और वो अभी तक मान्यता प्राप्त है और सारे जितने भी विद्वान हैं इस नाम से संतुष्ट थे, इसलिए उनका जो कालखंड था वो मान्यता प्राप्त कालखंड है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक काल को भी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार अन्य भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रवृत्ति है ये हर एक कालखंड की सबसे प्रमुख तथ्य है। इसी के आधार पे किसी भी कालखंड को बांटा गया था। जिस कालखंड में वीरता ज़्यादा थी उसे वीर गाथा काल कहा गया। जिस कालखंड में भक्ति की अधिकता मिलती है उसे भक्ति काल में रखा गया। जिस काल में हम रीति का प्रचार देखते हैं कि जो विद्वान थे, जो रचनाकार थे, अपनी रचना सिर्फ रीति के आधार पर कर रहे थे, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उस काल को रीति काल कहा गया। और उसके बाद जो नई सोच के साथ रचनाएं शुरू की गई उसका नाम आधुनिक काल रखा गया। इसमें से हम बहुत से कालखंड के भी अंदर के भाग देखते हैं। जैसे कि अगर मैं भक्ति काल की बात करूं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भक्ति वाक को भी 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। जब मैं निर्गुण शाखा को भी आगे चलकर शुक्ल ने उसको भी 2 भागों में बांट दिया। इस संत और सूफी इन 2 भागों में इसको आगे चल के भी वो बांट दिया।
और अगर सगुण भक्ति शाखा की मैं बात करूं तो शुक्ल जी इसको भी 2 भागों में बांटे, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के अनुसार काल खंडों के भी अंदर उनके कई खंड कर दिए ताकि लोगों को चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर उसके बाद मैं आधुनिक काल की बात करूं तो आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग आया, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगति प्रयोग, ऐसे करते करते भी नई कविता चल रही है। ये कालखंड भी शुक्ल जी द्वारा ही बांटा गया था। तो छठा पॉइंट है कि परंतु वे रीति काल के काल विभाजन में असमर्थ रहे। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का विभाजन किया, उसके अंदर जितने भी काल उन्होंने देखा, जितने भी तरह की उन्होंने रचनाएं देखी, उस सब के उनको अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया। इन्होंने आधुनिक काल का भी विभाजन किया, पर वे रीति काल के विभाजन में क्या रहे दोस्तों, ये असमर्थ थे। उन्होंने रीति काल का विभाजन नहीं कर पाए। रीति काल में हम लोग कौन सा कितने भागों में देखते हैं? रीति काल को हम लोग 3 भागों में देखते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये रीति काल के 3 भाग हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं किया गया था, ये किसी और विद्वान ने किया था। ये हम आगे देखेंगे कि इस रीति काल का काल विभाजन कौन से विद्वान किए थे। पर सबसे बड़ी बात है कि रीति काल का विभाजन आचार्य शुक्ल द्वारा नहीं किया गया था, वे ये काम नहीं कर पाए थे। अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूँ तो वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने रीति काल का विभाजन किया था, तो हम क्या बोलेंगे, विश्वनाथ मिश्र ने बाद में रीति काल का विभाजन किए। ठीक, कौन किए थे रीति काल का विभाजन दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये वो विद्वान थे जिन्होंने रीति काल का भी विभाजन कर दिया। उसके प्रवृत्ति के अनुसार जो कौन कौन सी है, 3 है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये 3 रीति काल के भाग हैं। उन्होंने आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आधुनिक काल को 2 कौन से भागों में बांट दिया था? एक गद्य काव्य, दूसरा पद काव्य। गद्य कहने से बच्चों तात्पर्य क्या है? गद्य मतलब होता है, गद्य मतलब कहानी। जितने भी हम लोग चीज़ों को जितना भी ज़्यादा विस्तार करके लिखते हैं उन्हें हम लोग गद्य काव्य कहते हैं। और पद मतलब भी होता है, तो समझ में आ रहा है, कविता जिसमें कि लय उत्पन्न हो, जिसमें तान उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद काव्य कहते हैं। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा था। क्वेश्चन यह भी बनता है कि किस काल को गद्य काव्य कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक काल को ही गद्य काव्य कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना था। ये पहले विद्वान थे, कौन? शुक्ल जी, जिन्होंने ये कहा कि अपभ्रंश एक अलग भाषा है, उसका एक अपना अलग साहित्य होना चाहिए, और हमारी हिंदी एक अलग भाषा है और इसका साहित्य अपना अलग होना चाहिए। हमें हिंदी साहित्य और अपभ्रंश साहित्य को नहीं जोड़ना चाहिए, ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग साहित्य होना चाहिए। ये कहने वाले पहले विद्वान शुक्ल जी थे और यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले किसी ने विद्वान ने इतने अंदर तक जाके इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। वे अपभ्रंश के भी कुछ विद्वानों को हिंदी साहित्य में ले लिया करते थे, पर शुक्ल जी ने इस पे बहुत ही ठोस कदम उठाया कि नहीं, हमें हिंदी साहित्य में केवल और केवल हिंदी भाषा के ही कवियों को लेना है। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य है। मतलब ये जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी लोगों द्वारा, सभी सभाओं द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। इससे पहले कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ था जो सारे लोगों द्वारा सर्वमान्य हो, जिस पे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो। लेकिन जब रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किया तो बहुत से विद्वान, लगभग सारे विद्वान इनके तथ्यों से समर्थन कर रहे थे, और आज भी उनका यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सारे लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। जब कभी भी किसी को हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने की ज़रूरत होती या वो विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पहली पसंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही ग्रंथ होती है। प्यारे दोस्तों, तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़े। उनके जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सबको मैंने अपने वीडियो में डाला है। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
और हर एक पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका एक एक पॉइंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगी ये सारे पॉइंट को आप कहीं पे नोट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और अगर आप इससे कुछ नहीं कर सकते तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको इन सारी बातें अच्छे से याद हो जाए। मैं फिर आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, यह अब तक का सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे जितने ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत बड़ा समंदर है दोस्तों, पर मैं अपने प्रयास से इस विशाल समंदर को भी आप लोगों को धीरे धीरे करके पार जरूर करवा दूंगी। ये मेरे अंदर का विश्वास है, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।